घर घर को बैंक से जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी अभियान की आज शुरुआत हो गई। दिल्ली में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 25 जनवरी तक 7.5 करोड़ परिवार का खाता खोला जाएगा। योजना के पहले दिन ही करीब 1.5 करोड़ खाते खोले गए हैं और इसी पर है आज की हमारी पहली खबर। देश भर में प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज हो गया है। योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे गरीबी और भ्रष्टाचार से निपटने में मदद मिलेगी और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। सरकार की इस योजना का मकसद देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। शुरुआत में हर परिवार के पास एक बैंक खाते का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं आसानी से मिल सकें। ये योजना 2 चरण में लागू होगी, जिसमें देश के करीब 7.5 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस योजना को एक जन अभियान बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो कि इस सुविधा से वंचित रह जाए, और इसलिए जो वंचित परिवार हैं उनमें से 7.5 करोड़ परिवारों को हम लोग चाहते थे कि इस वर्ष हम बैंकिंग व्यवस्था के भीतर लाएं। सार्वजनिक बैंक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 से ज्यादा शिविर लगाकर खाता खोल रहे हैं। लोग भी बड़ी तादाद में बैंकों में खाता खोलने पहुंच रहे हैं। काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि अकाउंट खुले, पर पैसा हाथ में नहीं था तो कहां से अकाउंट खुलता। ये 0 बैलेंस अकाउंट खुला है तो इसलिए जल्दी खुलवाया है। काफ़ी दिनों के बाद सोच रहे थे ये हमारा भी अकाउंट होना चाहिए, तो इसलिए आज जो खुला हुआ है हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारा अकाउंट खुलने के बाद अब पैसा हमारे पास रहा करेगा। योजना के पहले दौर में हर खाता धारक को डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। 26 जनवरी 2015 तक खाता खोलने वालों को 30,000 का जीवन बीमा भी दिया जाएगा। साथ ही 6 महीने तक संतोषजनक खाता परिचालन को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी। इसके जरिए सरकार योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और दूसरे लाभों को नगद खाता धारकों तक सीधे पहुंचाया जाएगा। 15 अगस्त 2015 से 3 साल के लिए योजना का दूसरा चरण चलाया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन की वित्त मंत्रालय निगरानी करेगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। विपिन चौहान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव हैं। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन मीम अफजल साहब हैं। हमारे साथ इसके अलावा मशहूर हम कह सकते हैं कि वकील और शास्त्री भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल एडवाइज़र रहे, ख़ासतौर से फूड सिक्योरिटी मामले में विराज पटनायक। विराज, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ देना बैंक के डायरेक्टर मुकेश मोहन हैं। आप सभी मेहमानों से करेंगे इस पूरी योजना पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं जीवीएल साहब। आर्थिक अस्पृश्यता का ये जो नारा दिया गया है आपकी सरकार की तरफ से, ये नारा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये पुरानी सरकार के आर्थिक समायोजन की योजना से किसी तरह से भिन्न है? पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि पिछले सरकार ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका कोई ठोस नतीजे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वही गांव को इंक्लूड किया गया जहां कम से कम आबादी 2000 से ऊपर हो, और सारे जो गांव जहां 2000 से नीचे आबादी है उसको नहीं कवर किया गया। हमारे देश में ऐसे गांव का जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में है, वो सारे इस कार्यक्रम के बाहर रह गए थे और फोकस सिर्फ ग्रामीण इलाकों पर था, और अर्बन इलाकों में जहां बहुत ही गरीब परिवार बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। तो उस रूप से देखा जाए इसकी कवरेज बिल्कुल पूरी तरह
एक इंक्लूजन की एक स्ट्रैटेजी है। अभी जो सरकार की जनधन योजना है, इसके तहत हर परिवार को देश के किसी भी कोने में हो, ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी इलाके में हो, उनको कवर किया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ सुविधाएं जो प्राप्त हो रही है, जो पहले से इस मामले में पहले से नहीं थे। और जैसे 1 लाख की इंश्योरेंस दिया जा रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 6 महीने के बाद जो अकाउंट चलाने पर जो मिल सकती है वो अभी शामिल हो गया है। एक चीज बताइए, डेबिट कार्ड दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री का स्पीच में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि डेबिट कार्ड उसी तरह का हथियार होगा जैसे कि मोबाइल, जैसे आप अमीरों और गरीबों दोनों के हाथ में मोबाइल देकर एक तरह से उसे आत्मसम्मान से भरपूर किए, सशक्त बनाए, उसी तरह से डेबिट कार्ड एक सशक्तिकरण का माध्यम होगा। लेकिन बिना पैसे के, बिना बैंक में पैसे के कोई उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्योंकि 6 महीने तक तो उसे पैसे जमा करने निकालने पड़ेंगे और जब उसके पास पैसे ही नहीं होगा, जो माइग्रेंट मजदूर हैं या जिनके पास हमेशा हर महीने कोई आर्थिक सुविधा या संसाधन नहीं है हर महीने जमा करने का, वो कैसे करेगा इसका इस्तेमाल? देखिए, पहले एक अकाउंट होना, इसी सिर्फ उन्हीं के पास अकाउंट नहीं है जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जो 100-200 रुपया दिन प्रतिदिन कमाते हैं। ऐसे भी लोग जो 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये की बचत कर सकते हैं, उनके लिए ये बैंकिंग का सुविधा नहीं था, बैंक अकाउंट का सुविधा नहीं था। प्रधानमंत्री जी की उनकी यदि आपने पूरी स्पीच सुना हो, उन्होंने यही कहा है कि महिलाओं के लिए, खासकर बहनों के लिए दिक्कत होता है, ये पैसा कहाँ सेफ तरीके से रखा जा सकता है और उसके लिए एक माध्यम बनेगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक समायोजन की योजना जो आप लोगों ने शुरू की है, इससे बड़े पैमाने पर न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी गरीबों को भी फायदा मिलेगा। मीम अफजल साहब, आप लोग कहाँ चूक गए? कह रहे हैं जो जीवीएल साहब हैं कि आप लोगों ने भले ही ये शुरुआत की हो, भले ही ये नारा दिया हो, लेकिन सचमुच आप लोग उसको अमल में नहीं ला पाए। देखिए, ये स्कीम 2 साल पहले इस पर तवज्जो दी गई थी और ये सितंबर, जहाँ तक मुझे ध्यान पता है, सितंबर में एक कमेटी बनाई गई थी और डॉक्टर नचिकेत मोर जो थे उनको लेकर के वो इसके हेड थे और उन्होंने जनवरी 2014 में इसकी रिपोर्ट भी दे दी थी और उसको लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। बहरहाल हमें इस स्कीम पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ लेबल बदल दिया गया है और बाकी स्कीम ये वही है जो यूपीए सरकार ने लागू की और इन्होंने थोड़ा बहुत उसको कॉस्मेटिक रंग उसका बदल के उसका नहीं, अफजल साहब, भले ही उन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए हों, लेकिन सच ये है कि आप लोगों ने योजना की शुरुआत करने की बात कही लेकिन उसे अमल में नहीं ला सके। आप लोगों ने वो दमखम नहीं दिखाया जो आज की सरकार दिखा पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स हम लेकर के आए और बहुत सी स्कीम लागू हुई, बहुत सी स्कीमों को हम लागू करना चाहते थे और आहिस्ता आहिस्ता उस पर कर रहे थे। अब देखिए, आधार है, आधार इतना, ये जो स्कीम है वो भी आधार पर डिपेंड करती है। जो आदमी आधार कार्ड होगा जिसका, उसी का अकाउंट आराम से खुल जाएगा। तो अभी 50% जो देश की आबादी है उसके आधार कार्ड बन चुके हैं, तो वो भी इस योजना से जुड़ा हुआ है। हमारा ये मानना है कि आपने एक सवाल बड़ा अहम पूछा और ये सवाल तो खैर हम अगर करते तो आप हमसे भी पूछते हैं यही बात जी, क्या आप गरीब आदमी तक ये चाहते हैं कि अकाउंट खुल जाए जी, और वो चलिए, आप दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी स्थिति रखी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप देना बैंक में डायरेक्टर हैं, ये जो आज सरकार की योजना चली है 1.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोलने की बात कही जा रही है, सरकार दरअसल अपने मुख्य उद्देश्य तक क्या सिर्फ अकाउंट खोलने से पहुंच जाएगी? क्या गरीबी दूर कर पाएगी? क्या जो आर्थिक अस्पृश्यता दूर करने की बात आज प्रधानमंत्री साहब ने की है, क्या वो सिर्फ बैंक अकाउंट खोले जाने से दूर हो सकती है? देखिए, ये ना टोटल इंक्लूजन की बात है, इंक्लूजन ऑफ जो सबसे हमारी जो सोसाइटी में सबसे जो नीचे लोग हैं उनके इंक्लूजन की बात है। मतलब वो इतने नीचे हैं कि उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। अदरवाइज तो आप देखिए अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, कि हम सबसे पहले बैंक अकाउंट तो जैसी कोई मेजर होता है सबसे पहले बैंक अकाउंट तो उसका खुल ही जाता है।
और अभी तो बहुत सारे बैंकों ने शुरू कर दिया कि माइनर लोगों का भी बैंक अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, इससे कैसे दूर होगी, जो गरीबी दूर होगी या ये कैसे दूर होगी, इसका मतलब ये है कि पहले तो बात चलती थी कि नो फ्रिल अकाउंट की, यानी नो बैलेंस अकाउंट हम खोल रहे हैं, मानिए खाली सेविंग बैंक अकाउंट खोलने तक की बात सीमित थी। खाली सेविंग बैंक अकाउंट खोलने से बात पूरी नहीं होती। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि उनको और भी जो सुविधाएं हैं, जैसे लोन अगर उनको चाहिए वो उनको मिले, इंश्योरेंस में वो हमारे साथ इंक्लूजन में आए। तो ये जो अभी जो मेरे ख्याल जो सरकार ने जो भी शुरू किया है, ये सब चीज़ें इन्होंने कवर की है इसमें। जैसे उन्होंने कहा है कि पहले था कि 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो भी अपना अकाउंट खोलेंगे उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, उसको सरकार की तरफ से इंश्योरेंस। तो आखिर उनको एक थोड़ा सा एक पता चला कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो फिर उसके बाद में आज प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया कि हम 30,000 रुपए का। सिर्फ एक चीज बताइए, जो इनिशियल सवाल मैंने जीवीएल साहब से पूछा था वही आपसे भी पूछना चाहती हूँ। अगर आज किसी ने अपना बैंक अकाउंट इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाया है और अगले 6 महीने तक उसको वो ऑपरेटिव नहीं रख पाता है, यानी उसकी लगातार इनकम नहीं है कि वो वहाँ पर जाके उसमें पैसे जमा कर सके, तो क्या उसको ये तमाम सुविधाएं हासिल हो सकेंगी? हाँ, जहाँ तक ये बात है, जो इंश्योरेंस है 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और 30,000 रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस की बात की है, वो तो उसको अकाउंट खुलवाते ही मिल जाएगा। अगर 26 जनवरी तक उसने अकाउंट खुलवा लिया तो ये फैसिलिटी तो उसको इमीडिएटली मिल जाती है। अब बात आती है लोन की। देखिए, लोन कोई गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई डोनेशन देने के लिए तो है नहीं। हम सब्सिडी की तरफ से एक तरफ से हम बात करते हैं, हमें सब्सिडी से हटना है, जो हमें कृषि ऋण माफ हुए उनसे हमें हटना है। तो अगर हम ये सोचें कि जो लोग हैं उनका अकाउंट खोलते ही हम उनके अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर दें, तो ये तो मुझे लगता है बड़ी एक गलत बात हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि 6 महीने तक उनका हम ऑपरेशन देखें कि वो अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, और 6 महीने बाद बैंक फिर उनको अपने विवेक से देख के 5,000 रुपये से कम 5,000 रुपये तो उनको दे। देखिए, बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इनमें क्या होगा, जैसे कोई सब्जी का ठेले वाला है, कोई मोची है, उनको देखिए, उनके लिए शायद 5,000 रुपये का लोन भी शायद उनके लिए काफ़ी होगा। हमें ऐसा लग रहा है, हम शहरों में बैठे, हमें लग रहा है 5,000 रुपये का लोन बिना कुछ बैंक में पैसे जमा कराए उन्हें 5,000 का लोन मिल जाएगा। बैंक में क्या होगा, जब आदमी अकाउंट खोलेगा, एक मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब उन्होंने अकाउंट खोला उनको बड़ी खुशी हुई, ये हुआ। मेरी देखिए, नहीं मैं बताता हूँ आपको। मेरी डॉटर अभी जैसे माइनर है, तो एक स्कीम आई बैंकों की कि माइनर का अकाउंट खोल सकते हैं, उसका अकाउंट खुलवाया। वो मैं आपको बता नहीं सकता, शहर में रहते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए उसको कितनी खुशी हुई कि मेरा बैंक अकाउंट खुल गया। तो बैंक अकाउंट होने से क्या होता है, बैंकर की बेटी का बैंक अकाउंट खुलना आसान है और उसको ऑपरेट करना भी ज्यादा आसान है, और उसको ये भी पता है कि बैंकिंग में क्या निटिग्रिटीज होती है और कैसे उसको पालन करना है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। उससे क्या होता है, एक हैबिट होती है। अब उसको लगता है कि यार चलो, जो मेरी जो मंथली अगर कोई मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, जेब खर्च का पैसा, वो मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूं। अगर हमारे पास बैंक अकाउंट होगा तो ये देखिए, जो गरीब जो फैमिली है, उनके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, लेकिन जब उनके बच्चों के पढ़ने के टाइम पे जब स्कूल में कोई फीस की बात आती है, अगर वो कोई बच्चा होशियार निकल गया, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, तो उसको अगर कोई पैसे तो उसको भी जमा करने पड़ेंगे। तो अगर उसके पास कुछ धीरे धीरे ये देखिए, ये क्या है, एक शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि हमें शुरुआत को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि एक शुरुआत हमने तो कहा कि ये एक बढ़िया और बेहतरीन प्रोग्राम है, और अस्पृश्यता, आर्थिक अस्पृश्यता दूर करने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, एक बेहतरीन नारा है। लेकिन इस बेहतरीन नारे को वाकई अचीव कर पाएंगे, और उसको अचीव करने में क्या क्या किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, हम आज चर्चा इस पर कर रहे हैं। क्या इसका गरीबों को इसका फायदा मिले पूरी तरीके से? क्या सरकार आज इस नारे और इस योजना के जरिए, इस पहल के जरिए ये एश्योर करा पा रही है कि तमाम गरीबों को, जिन 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट का मामला नहीं है, गरीबी दूर करने का मामला है, क्या उनको इसका पूरा फायदा मिल पा रहा है इसके? देखिए अमृता, मैं तो एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ कि जिस तरह 65 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ और हमने अपने संविधान में ये लिखा कि सामाजिक अस्पृश्यता हम दूर कर लेंगे, तो बड़ा अच्छा दिन था वो, कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था एक नए गणतंत्र का कि हम जो सामाजिक जातिवाद है उसको हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज 60 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। तो अगर हम ये सोचेंगे कि एक नारे से और एक प्रधानमंत्री के कुछ कहने से आर्थिक अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी, ये दावा तो शायद सरकार खुद नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, ये अच्छी बात है, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक बेसिक मिनिमम चीज़ है बैंक अकाउंट। आप गरीब को छोड़ लीजिए, जब मैं आपके स्टूडियो के अंदर आ रहा था तो मैंने आपके यहाँ जो कार्यरत स्टाफ हैं उनसे पूछा कि क्या आप सबको के पास बैंक अकाउंट्स हैं, और कई लोगों ने मुझे बताया, आपके स्टाफ में से कुछ लोगों ने कहा कि
किस तरह की दिक्कतें उनके हुई बैंक अकाउंट खोलने में। तो ऑब्जेक्टिव पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत होंगी, क्योंकि जो पूरा एक इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, जो माहौल है, इसमें बहुत सारी कमियां अभी भी हैं जिस पे सरकार बात नहीं कर रही है। उदाहरणतः जो नचिकेत मोर कमेटी की बात हुई, नचिकेत मोर कमेटी ने कहा कि आपको पेमेंट बैंक, एक नया टाइप का बैंक खोलना चाहिए जो पेमेंट बैंक है, जो सब कुछ कर सकती है, डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन ट्रेजरी ऑपरेशंस उनके अपने नहीं होंगे। वो सिर्फ आपका पैसा ले सकती है और पैसा आपको दे सकती है, और जो पैसा आपसे लेती है वो बैंक सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो सरकार ने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया, आरबीआई ने, कि हम पेमेंट बैंक खोल रहे हैं। आप क्योंकि गरीबों के बीच में काम करते हैं, इसलिए मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैंने ये पढ़ा इस जनधन योजना में एक ऑप्शन ये भी है कि 12 महीने बाद, यानी 1 साल के बाद इसको रिन्यू करना पड़ेगा, इस अकाउंट को रिन्यूअल करना पड़ेगा, और उस रिन्यूअल के लिए जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें या तो वोटर आई कार्ड होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, आधार लेटर इशूड बाय UIDAI होना चाहिए, या फिर मनरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास इनमें से हो सकता है कुछ ना हो, या अगर हो भी तो वो उसको ठीक तरीके से पहचानते ना हो, वो खो बैठे हों या लापरवाही में कहीं मिस कर गए हों। तो अगर जिनके पास ये नहीं होगा, या वो सही वक्त पर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिखा पाए, क्या उनका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल। इस योजना के तहत जो KYC नॉर्म जिसे हम कहते हैं, कि आप नो योर कस्टमर, यानी बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप वाकई में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, आप इन दस्तावेज़ों की मांग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत होगी, क्योंकि नरेगा का कार्ड जो है, जो मनरेगा का कार्ड है, वो बड़े आसानी से पंचायत से मिल जाता है, जॉब कार्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में दिक्कत होगी। केवल 60 करोड़ लोगों को अभी आधार कार्ड मिले हैं, तो बहुत बड़ा तबका है। आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, शहरी गरीबों को इसमें दिक्कत आ सकती है। और जीवीएल साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अच्छी शुरुआत की कि शहरी गरीबों को भी इसमें शामिल किया, लेकिन जो शहरी गरीब दरअसल आप लोग जिनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ये वो शहरी गरीब हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनकी लगातार इनकम नहीं है, हर महीने उनको कोई निश्चित आय नहीं होती है। और वैसे लोगों की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, और वैसे लोगों के जो बैंक अकाउंट है वो इंटैक्ट रहे, वो लॉस ना हो, उनके राइट्स इंटैक्ट रहें, इसके लिए क्या किया जाएगा इसमें? अब देखिए, इतना बड़ा अभियान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे, बट लेकिन जब पूरी सेक्टर, जब बैंकिंग सेक्टर, जब प्रधानमंत्री स्तर से पूरे सरकार इसमें शामिल हो गया हो, सरकार की पूरी इसमें जो कमिटमेंट है उसको पता चल गया हो, रिजर्व बैंक से लेकर सारे बैंक्स इसमें शामिल हो गया हो, इसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल हो गया हो, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार की बाधाएं सामने आएंगे तो उससे कैसे निपटना है, उसके समाधान वहीं का वहीं निकाल लिया जाएगा। क्योंकि जो रूल्स, जो प्रोसीजर्स लेड आउट हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जैसे, और ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं, हर एक परिवार को, ग्रामीण में हो या ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी इलाके में हो, इनको अकाउंट इनको दिलवाना चाहती है। सरकार की पूरी तरह कमिटमेंट है। इस तरह की जहां कुछ केसेस सामने आएंगे तो मैं समझता हूं कोई शॉर्ट टर्म उसके लिए नए तरीके ढूंढा जा सकता है। उनकी जो लोकल एम्प्लॉयर हो, उनके जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, प्राइवेट में हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनसे किसी प्रकार की अंडरटेकिंग लेके किया जा सकता है। वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, और ये भी एक बड़ा मुश्किल आ जाएगा उन लोगों के लिए, उन कर्मचारियों और लेबरर्स के लिए, कि वो आखिर अपना अकाउंट कैसे खुलवाएं और कैसे बरकरार रखें। अगर आप देखें कि आज जो है दिल्ली में एक मकान में 25 लोग रह रहे हैं, लेकिन जो लेबरर्स हैं एक कमरों में, आप देखते हैं कि किस हालात में रहते हैं। जो मकान मालिक होता है वो सर्वे ही नहीं होने देता है। इसमें केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड ड्राइव किया वो फ्लॉप हो गया, कई लोगों को वो कवर नहीं कर पाए, और जब दिल्ली सरकार ने सामाजिक सुविधा संगम के तहत अपना सर्वे किया, नहीं हो पाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन ये 2010 में हमने देखा था जब पहली बात फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई, 2013 में हमने देखा था। तो अब क्या अलग है जो कि हो पाएगा? ये सिर्फ कहना कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो इच्छा शक्ति राजनीतिक बन गई और हो पाएगा, जरूरी नहीं है। आपको जो है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर
वो आपको फाइनल करना पड़ेगा। आपको अमृता मैं बता नहीं सकता हूं कि आज बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके कितना कंफ्यूजन है, क्योंकि 3 साल में आपने 6-7 नए आयाम ट्राई कर लिए और ये 8वां आ रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा हमें क्या वाकई बैंकिंग सेक्टर में कुछ कंफ्यूजन है इस बात को लेकर? नहीं, मैं इससे शायद सहमत नहीं हूँ आपसे। कोई कंफ्यूजन नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, और हम बिल्कुल कमर कस के शायद सभी बैंक बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए क्या है कि अगर हम किसी चीज़ में कोई कमी ढूंढते हैं ना, तो या तो हम कोई सजेशन दें कि हमें ये और इसमें ऐड करना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि भाई ऐश पृष्ठता की बात है, और 60 साल पहले भी जो नीची जाति ऊंची जाति की बात थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम और 10-20 साल या 50 साल पुरानी देखें, हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि एक कुएं में से अगर एक जाति का लोग पानी पी सकते हैं तो दूसरी जाति का लोग पानी नहीं पी सकता। बहुत सारी समस्याएं थी। आज हमारी हर जाति के लोग हमारे यहाँ पे देश में चीफ मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, तो फ़र्क बहुत आया है। इसी तरह मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ शुरुआत हुई है अभी, इसमें जो एक इम्प्लीमेंटेशन जिस जोश से शुरू हुआ है, मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। और मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। उस जोश में सरकारी बैंकों के ऊपर दबाव कुछ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना, मैं उस तथ्य को आपको क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि मैंने सुना कि इसमें प्राइवेट और विदेशी बैंकों को इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि आज विदेशी प्राइवेट बैंकों के बारे में चर्चा हुई उस जनधन योजना के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर सरकारी बैंकों का है। तो क्या सरकारी बैंक दबाव महसूस कर रहे हैं? मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें देखिए कोई दबाव नहीं है किसी तरह का। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये सरकारी बैंकों के लिए तो मैं कम से कम कह सकता हूँ दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। इसमें क्या होगा, देखिए क्या होता है, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जो बड़े लोगों को जो पैसा मिलता है लोन पे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, छोटे लोगों को उससे साहूकार से कुछ 4-5% गुना ज़्यादा मिलता है। अभी बैंकों के लिए दिस चैलेंज इज ए गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। इसमें क्या होगा, बहुत सारा पैसा आएगा लोगों के पास, नहीं थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा जैसे 7.5 करोड़ हमें घर कवर करने हैं 26 जनवरी तक। तो एक घर में अगर हम मान के चलें कि 4 लोग होंगे तो करीब 30-35 करोड़ अकाउंट खुल जाएंगे बैंकिंग सेक्टर में। उनमें अगर कुछ पैसा भी जमा होगा तो एक तो बैंकों के पास ये जो सेविंग कासा कर जिसको हम बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो बहुत कम ब्याज का जो पैसा है, वो पैसा बैंकों के पास आएगा। फिर बैंकों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि छोटा छोटा करके ही सब, जब हमारे पास ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है इनिशियल स्टेज में, भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। और ऐसे में अगर सरकारी बैंकों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, और अगर मान लीजिए 10-10, 20-20 रुपए या 100 रुपए भी गरीबों की तरफ से जमा कर रहे हैं, और वो भी अगर 7.5 करोड़ में से केवल आधे लोग अगर 50% लोग जमा कर पाए, तो क्या आप पूरे 7.5 करोड़ अकाउंट्स को अगले 1 साल बाद रिन्यू करने की स्थिति में होंगे? देखिए ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है हमें इसको वेलकम करना चाहिए। 7.5 करोड़ में से घर में से अगर मैं कहता हूँ चलिए 3 करोड़ घरों में भी अकाउंट अगर खुल गए, और 3 करोड़ अकाउंट मतलब खुल गए 7.5 करोड़ में, और 3 करोड़ घरों में अकाउंट अगर ठीक चलने लगे, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कौन सी ऐसी स्कीम है? सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो कि बैंकों के लिए अवसर है। बैंक जो होता है वो सरकारी अवसर ढूंढने में बैठा नहीं है। अगर मैं बैंक चला रहा हूँ, मैं मुनाफे का धंधा कर रहा हूँ, जहाँ मुनाफा है मैं वहां जाऊंगा। तो अवसर का मतलब मुनाफा ही है सर, अवसर का मतलब मुनाफा ही है। नहीं, वो तो अवसर पहले भी था, आपको किसी ने नहीं रोका था गरीब का बैंक अकाउंट खोलने में। और आप सच्चाई यही है, में जाइए और नहीं बिल्कुल सच्चाई यही है कि नरेगा के करोड़ों अकाउंट खुले, लेकिन आप देखिए कि उन अकाउंट होल्डर के साथ बैंक में क्या बर्ताव होता है। सच्चाई ये है कि रात के 2 बजे जब मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा 5,000 रुपए का, मुझे उसी साहूकार के पास जाना है। सच्चाई ये है कि अगर सिस्टम में पैसा नहीं है, मैं अकाउंट तो खोल लूंगा, मेरे पास एक कागज का चिट्ठा आ गया है, उससे क्या फायदा होने वाला है? तो ये सबसे बड़ा और मूल सवाल ये है। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक मिनट अमृता, एक चीज मैं और इसमें रखना चाहूंगा जो उनको फायदा है। देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो है ना, वो भी इससे लिंक्ड है। तो जो पैसा अभी सरकार की तरफ से किसी डिफरेंट स्कीम्स में जा रहा है, वो कहाँ जाता है, कितने % उसको मिलता है, अभी उसको 100% उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फायदे तो अनेक हैं, ऐसी बात नहीं है कि फायदे नहीं है। सेविंग हैबिट्स आएंगी, डायरेक्ट ट्रांसफर आएगा। मैं सवाल पे आना चाहती थी मीम अफजल साहब, सबसे मूल सवाल ये है कि गरीबी क्या इस तरह के बैंक अकाउंट खोलने से मिटेगी? मीम साहब, लगता है मीम अफजल साहब तक हमारी आवाज गरीबी हटाने का कोई हथियार ये नहीं है कि गरीबी हट जाएगी। मुझे लगता है कोई ये नहीं कह रहा। गरीबों को इंक्लूजन की बात है। जब वो इंक्लूड होंगे मेन इकोनॉमिक फोरम में, तो धीरे धीरे उनका ग्रोथ होगा। इससे गरीबी मिट जाएगी ऐसा कोई नहीं कह रहा है। नहीं, ये सब मान लिया कि बहुत बढ़िया, लेकिन आज तक क्या हो रहा था भाई?
सच्चाई तो ये है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, किंगफिशर एयरलाइन को आप 6,000 करोड़ लेके डुबा दीजिए, लेकिन जब गरीब आदमी बैंक में जाता है उसको आप 1,000 रुपए सरकारी बैंकों पर ही है। उसके लिए एनपीए के लिए एक दूसरा प्रोग्राम करना चाहिए। आई वुड लाइक टू जॉइन दैट प्रोग्राम। हमने बहुत प्रोग्राम एनपीएस पे किए हैं, लेकिन मैं जीवीएल साहब आपसे भी यही सवाल करना चाहती हूँ। आपकी सरकार ये दावा कर रही है कि हम गरीबी मिटाने की एक महत्वपूर्ण योजना ये शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बैंक अकाउंट खुलने से गरीबी मिटने जा रही है? अकाउंट खोलने से गरीबी मिट जाएगी ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हर एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसमें जो भ्रष्टाचार, जो डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में जो होता है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। सीधा पैसा जब भी इसको करने की स्थिति में हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम चालू होगी तब तो बिल्कुल डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा सकता है। बट लेकिन और इससे उनके जो आत्मसम्मान, आई थिंक आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अकाउंट खोलने से अकाउंट में लाखों रुपए आकर के अचानक कोई गरीब से अमीर बनेगा ऐसा कोई दावा कर ही नहीं रहा है। मीडिया इस तरह का गलत फहमी में न रहे, बेहतर होगा। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उसको एक सुविधा दे रहे हैं जो जिस सुविधा से बिल्कुल वंचित रह गए हैं, और एक अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है, उसको बैंकिंग सेक्टर से, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जो बात कही गई वो टू सम एक्सटेंट उन पर जो लोन का जो बोझ पड़ता है उसको कम करने के लिए, बट लेकिन इससे गरीबी अचानक मिट जाएगी ऐसा दावा कोई नहीं कर रहा है। तब तो सारे स्कीम्स को हम बंद कर सकते हैं अकाउंट खोल के, ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह के गलत आंकलन भी ना करें, बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी जो तमाम 3 लाख करोड़ के आसपास जो सरकारी सब्सिडीज अलग अलग सोशल सेक्टर्स के लिए मिलती है वो इन बैंक अकाउंट्स के जरिए गरीबों तक पहुंचेगी, लेकिन इसकी जितने लाभ हैं उतनी सीमाएं भी हैं। मैं मीम अफजल साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हर गरीब का बैंक अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट के साथ उसे डेबिट कार्ड मिलेगा और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन 1 साल में 1 लाख से ज्यादा नहीं, इसकी एक सीमा है। 1 महीने में 10,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकता है और किसी भी वक्त 50,000 से कम अमाउंट उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं। ये भी मैंने जो जनधन योजना की 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? जी, 50,000 से कम अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए। जीरो बैलेंस, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। 50,000 फिर तो एक भी अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर कोई ये कहते कि 50,000 तो हमारे बैंक में भी नहीं होगा, शायद ये मेरे ख्याल में कहीं गलत रिपोर्ट शायद ये हो सकता है। नहीं, देखिए इसमें तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई बैलेंस रखने की जरूरत ही नहीं है। आदमी जाएगा, अपना आधार कार्ड देगा, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, फिंगरप्रिंट देगा, उसका अकाउंट खुल गया। बैलेंस उसको अगर वो कोई एक पैसा बैलेंस जैसे क्या होता है, मिनिमम बैलेंस का होता है। तो हम सपोज आप किसी बैंक में पब्लिक सेक्टर में रखती हैं तो वहां पर हो सकता है 5,000 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस हो। प्राइवेट सेक्टर हो तो हो सकता है 1 लाख रुपए का मिनिमम बैलेंस हो। अगर उतना मिनिमम बैलेंस नहीं होता तो वो अपना चार्जेस डेबिट करते हैं। यहाँ कोई मिनिमम बैलेंस जीरो है, एक भी पैसा उसको रखने की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो इनऑपरेटिव अगर बैंक्स हो जाए, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, अगर बैंक्स अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाए तो उसके लिए क्या उसको कंटिन्यू करने के लिए आप लोग के पास कोई सुविधा है? नहीं, देखिए इन अकाउंट्स की इनऑपरेटिव अकाउंट का मैं बिल्कुल सच बताऊंगा कि मुझे इनऑपरेटिव अगर ये अकाउंट हो जाएगा तब उसके लिए क्या स्कीम्स है, मुझे अभी उसका कुछ ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है उसकी। लेकिन इनऑपरेटिव जब अकाउंट हो जाता है उसके भी साधन होते हैं। उसके लिए उसको एक KYC डॉक्यूमेंट अपना देना होता है, उसको बताना होता है कि यस मैं आई एम अलाइव और ये मेरा KYC डॉक्यूमेंट है, वो इनऑपरेटिव से फिर ऑपरेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। एक आखिरी सवाल जीवीएल साहब आपसे जानना चाहूंगी, जनधन योजना शुरू तो की गई है लेकिन क्या जन जागरण भी इसके लिए चलाया जाएगा? फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर ऑलरेडी चर्चा है, तो बिल्कुल जनता को सही जानकारी मिले इसके बारे में अकाउंट खोलने के माध्यम से, और जो जिस प्रकार के मिशन मोड में जो कैंपेन किया जा रहा है उससे भी जनता को जानकारी दिया जाएगी और इनकी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दिया जाएगी। ये एक तरह से एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। अकाउंट ओपन करना उनके लिए एक आत्म सम्मान का विषय है, उनका आत्मस्थैर्य को एनहांस करता है और उनको एम्पावर करता है। और उनके अकाउंट में जैसा आपकी गेस्ट ने कहा है कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है,
इसमें कई सारे सुविधाएं हैं। तो एक बार ये अकाउंट्स पूरे देश भर में 7-7.5 करोड़ जिसकी टारगेट है 26 जनवरी तक, ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है सरकार ने। ये पूरी तरह इस लक्ष्य को प्राप्ति करने में, कंप्लीट करने में सरकार सक्षम होगी, इस तरह की सरकार को भरोसा है। मैं समझता हूं इससे एक आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक बेस तैयार होगा। सारे गरीब सीधा फाइनेंशियल सेक्टर में जुट जाएंगे, तो आगे आने के समय में जो भी बेनिफिट्स उन तक पहुंचने हैं। और ये सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है, इसमें सबको, राज्य सरकार को, इसको कोई पॉलिटिकल कैंपेन के रूप में न देखना चाहिए। सारे मुख्यमंत्रियों से बात किया गया, ये योजना सफल हो और तमाम गरीबों को इसका फायदा मिले। जी, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम गरीबों को देश में इसका फ़ायदा मिले। मीम अफजल साहब, आपको इस योजना की कामयाबी को लेकर क्या बात कहनी है? और दूसरा ये कि क्या जो आर्थिक रूप से अस्पृश्यता है हमारे देश में वो ख़त्म होगी? तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की संभावना आप इस योजना में देख पा रहे हैं? देखिए, हमारा कहना यह है कि ये योजना बहुत अच्छी हो सकती है अगर इस पर संजीदगी से काम किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपने भी पूछा था कि क्या इससे गरीबी दूर होगी। मैं आपको बताऊं, इससे गरीबी तो दूर नहीं होगी, लेकिन अभी जो इसको बहुत जल्दी में लाया गया और बहुत जल्दी में तमाम बैंकों से भी मैंने 2 रोज से मैं बात कर रहा था कि बैंकों में कोई और काम नहीं हो रहा था, इसी काम में सब लगे हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को अनाउंस करना था, इसलिए सब लगे हुए थे। तो मुझे लगता है 100 दिन पूरे होने पर, अभी हमारे नरसिम्हा जी कह रहे थे कि हम इसे कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देखिएगा 100 दिन जब पूरे होंगे तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा दावा ये होगा कि उन्होंने 7.5 करोड़ घरों को इकोनॉमिक उनका इंक्लूजन कर दिया है और उनको उनके अकाउंट खुलवाने का काम शुरू कर दिया है। और ये सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि तो इसमें शक क्या है? कोशिश करेंगे। मीम अफजल साहब, इसमें शक क्या है? हाँ, इसमें शक क्या है? अच्छी बात है ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो इसके अंदर, अभी देखिए आपके डिस्कशन में कई चीजें, जो बैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें भी अभी कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। हाँ। हमें तो इसलिए नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बैंक के अधिकारियों के पास तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी, उनके पास भी नहीं है। गवर्नमेंट तो होंगे जाके कम से कम 1 साल के बाद, गवर्नमेंट तो 1 साल के बाद जाके होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि चैलेंज है और चैलेंज को करने के लिए सरकार को काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए, सरकार को मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। सरकार ने आज अपने इरादे दिखाए हैं, मंशा दिखाई है। उम्मीद है कि इस मंशा पर सरकार खरी उतरेगी और देश में गरीबी या कहें कि आर्थिक अस्पृश्यता दूर करने की जो सरकार की कोशिश है वो सफल हो। कम से कम देश के गरीबों का इससे कुछ फ़ायदा हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर।